नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़ा चुनाव दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल और आज हम पहुंचे एक ऐसी सीट पर बात करने के लिए जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। क्यों हो रही है हम जानेंगे, क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है, कैंडिडेट इसे कहें या ना कहें, लेकिन इस सीट की चर्चा होती है। और इस बार चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उनका अंदाज, उनकी शैली, उसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज। बांसुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई, बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, चर्चा है आपकी, आपके अंदाज की, आपकी शैली की, मंच से उतरकर पब्लिक के बीच जाकर भाषण देने की। इस चर्चा की वजह आप समझ पा रही हैं क्या है? जी, मैं भाषण नहीं देती हूँ, संवाद करती हूँ और निवेदन करने आई हूँ। अगर लोगों से मत मांगने आए, निवेदन और संवाद, तो फिर लोगों के बीच में जाके वन ऑन वन होता है ना। 2 मार्च को जब आपके टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, मैं सुना कि आपने कहा कि आप कौशल जी के साथ टीवी देख रही थी, लेकिन चैनल या मीडिया में आपको संभावित के तौर पर देखा जा रहा था। उस 2 मार्च की शाम से अब तक पूरा नई दिल्ली क्षेत्र घूम लिया होगा आपने? जी, प्रयास तो यही करा है। 10 के 10 विधानसभा, 31 के 31 मंडल। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? ईश्वर की बहुत कृपा है, जनता जनार्दन की ऋणी हूँ कि इतना ज़्यादा प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आकर कभी देखिए कैंपेन ट्रेल पर मेरे साथ, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का असर देखिए। लोगों का अगाध विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। आपका जो कैंपेन है, जिसे मैंने देखा सोशल मीडिया पर, जिसकी चर्चा भी खूब है, उसमें आप प्रधानमंत्री की नीतियां, सरकार का विजन, इसकी बात कर रही हैं। जी, आपके भाषणों में विपक्ष को स्पेस नहीं मिल रहा है, क्यों? मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करती, मैं केवल सकारात्मक राजनीति करती हूँ। और 10 साल का इतना सुंदर रिपोर्ट कार्ड है मोदी सरकार का कि जनता उसको देखती है। जनता ये देखती है कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा हैं। जो वादे हमारे भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखे थे, वे सब की वचन पूर्ति हुई है। और इसके अलावा एक विकसित भारत का जो विजन और संकल्प लेकर भाजपा का कार्यकर्ता और भारत की जनता लेकर चल रही है, इस पे मुझे लगता है जनता का बहुत विश्वास है। आप इंटरव्यू में भी विपक्ष को स्पेस नहीं दे रही हैं। मैंने कहा ना, मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करती। दिल्ली सरकार, आप कहते हैं जैसे आयुष्मान योजना है या दूसरी योजनाएं हैं जो दिल्ली में दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की, केंद्र की जो नीतियां हैं वो फिर दिल्ली के लोगों को किस तरह लाभान्वित कर पा रही हैं? जी, दिल्ली में जितनी भी बाकी नीतियां हैं जो केंद्र की, जैसे मैं आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करती हूँ, एक इतनी जन कल्याणकारी योजना जिसने माताओं और बहनों को धुएं की जिंदगी से निजात दी है। पूरे भारत में तो 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन बटे हैं। दिल्ली में 2,52,000 और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 34,000 से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन बटे हैं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है लोगों की, मैं कहूँगी केवल महिलाओं की नहीं, परिवारों की जिंदगी में। ये तो केवल एक उदाहरण है। इसी तरह हम जन औषधि केंद्रों की बात करते हैं। मोदी सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं जहां पर अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बंटती हैं। पूरा का पूरा अगर आप भारत का आंकड़ा देखें तो 23,000 करोड़ रुपया जरूरतमंदों का बचा है इन जन औषधि केंद्रों के जरिए। दिल्ली में 900 जन औषधि केंद्र हैं जो लोगों को, यहाँ पर लाभार्थियों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां दे रहे हैं। मुझे याद है 1996 में जब सुषमा जी दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ रही थी, बहुत सारा जो क्षेत्र है, बहुत सारा नहीं, एक क्षेत्र जो है वो अब नई दिल्ली में आ गया है। उस टाइम एक नारा दिया गया था, दक्षिणी दिल्ली की आवाज़, संसद में सुषमा स्वराज। आप इसे कितना स्वीकार करती हैं नहीं करती हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं, जब भी आपको सुनते हैं वो कहते हैं नॉस्टैल्जिक फीलिंग है और उस तरह का भाव है, उस तरह की छवि है। आपके भीतर किस तरह के विचार आते हैं जब लोगों के बीच जाती हैं और वो इस तरह की बात करते हैं? बड़प्पन है लोगों का, कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी। आज सुबह क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, आप जानते हैं विक्रमी संवत है, तो आज कलश यात्रा के लिए गई थी BR कैंप। और वहाँ जाते ही लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो शौचालय बना है वो माँ ने बनवाया था, वहाँ जो मंदिर बना है उसकी नींव माँ ने रखी थी। मंदिर में जब दर्शन करने गई तो रास्ते में शौचालय पड़ा,
वहाँ माँ का लगा हुआ बोर्ड देखा, जब उस मंदिर में गई और वहाँ पर जाकर दर्शन करे, झूठ नहीं बोलूँगी, रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे माँ का आशीर्वाद ज़रूर जनता का स्नेह बनकर मुझ पर बरस रहा है। देखिए सुषमा जी व्यक्तिगत आभा का जीवन जीने वाली एक परम विदुषी और भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे सम्मोहक करने वाली संसदीय वक्ता रही हैं। आप कितना भी उस बात को विरासत के आधार पर कितना स्वीकार करेंगी, लेकिन ये आप मानेंगी तुलना तो होगी। देखिए, पहली बात तो विरासत की तो बात ही नहीं है। ये बात तो मतलब प्रमाणित है ना कि माँ पे तो साक्षात माता शारदा का एक आशीर्वाद था, सरस्वती विराजती थी, तो ये तो तथ्य है। रही बात तुलना की, वो लोगों का काम है तुलना करना, लेकिन मेरा काम है कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। मुझे भगवान कृष्ण ने अपना अंश बनाकर यहाँ पे भेजा है, जैसे भगवान ने आपको भी, परमात्मा का अंश तो हम सब में है। मैं यहाँ पर अपना जीवन जीने आई हूँ, लेकिन हाँ, कोई बहुत कड़ी तपस्या करी है जो इस जीवन में सुषमा स्वराज को माता के रूप में पाया है। और क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। थैंक यू शब्द बहुत छोटा लगता है ना माँ के लिए, खास करके जिस तरह का उन्होंने कहूँगी संस्कार दिए हैं, जितना समय उन्होंने मुझे दिया था, जितना उन्होंने अपने आप का निवेश करा है मुझ में। आज जो भी कर रही हूँ उन्हीं की बदौलत कर रही हूँ, क्योंकि सारी की सारी सीख उन्हीं ने तो दी है, उन्हीं के तो संस्कारों का सार हूँ। लेकिन हाँ, तुलना यदि लोग करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, लोग करें तुलना। बात ये है, वो प्रेशर मुझ पर आता है या नहीं, मुझ पर वो प्रेशर नहीं आता। और वो दोनों तरह से हो सकता है, स्नेह में भी तुलना हो सकती है और दूसरे लोग राजनीतिक तौर पे तुलना कर सकते हैं। आप तुलना करिए नतमस्तक होकर, आपको मैं कहूंगी कि बिल्कुल आपका अधिकार है तुलना करना। हाँ, उसका प्रेशर ना लेना वो मेरे अधिकार क्षेत्र में, तो मैं प्रेशर नहीं ले रही, क्योंकि वो राजनीति, भारतीय राजनीति में सबसे सफलतम नेत्रियों में से एक रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दर्शन पे या भारतीय आध्यात्म पे जो उनकी पकड़ थी, मुझे याद है लाल किले के प्रांगण में एक जियो गीता कार्यक्रम हुआ था और उन्होंने जो सार बताया था जीवन जीने का, कृष्ण की कृपा और कृष्ण की इच्छा, मुश्किल वक्त में यह आपके काम आया है। बिल्कुल मेरा मार्गदर्शन भी तो करता है। लेकिन उन्होंने चलते चलते, मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि बेटा मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब कुछ कृष्ण इच्छा और कृष्ण कृपा ही है। दिल्ली की राजनीति पे आते हैं। अगर हम मूलतः देखें तो इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने की जो हलचल है, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने वेंडेटा पॉलिटिक्स की। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इससे नुकसान बीजेपी को होगा और सहानुभूति वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? सबसे पहले तो ये आरोप निराधार है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये परिस्थितियां उनकी अरेस्ट की, इसका निर्माण स्वयं करा है। नवंबर 2023 से ईडी उनको समन दे रही थी, तब कोई लोकसभा के चुनाव नहीं थे, पर तब तो उन्होंने ऐसे अजीब अजीब से बहाने बनाए कि वो तो 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जा रहे हैं। कानूनी तौर पे अनिवार्य होता है कि अगर जांच एजेंसियां आपको समन दें तो पीएमएलए लॉ में सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के तहत आप पर मैंडेटरी है कि आपको जाकर अपने आप को जांच एजेंसियों के समक्ष पेश करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत आप एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध में खड़ा कर देते हैं। 9 समन्स का निरादर कर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विवश कर दिया ईडी को कि वो उनके घर आकर उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके गई। उसके बाद कानूनी तौर पर कचहरियों ने ये देखा, पूरी की पूरी एविडेंस की फाइल देखी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। जब जजेस ने पूरी के पूरे सबूत देख लिए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी। इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। और रही बात सहानुभूति का जो ये नैरेटिव बना रहे हैं, मैं जानती हूँ हाल ही में इन्होंने उपवास करा, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी ये जो सामूहिक उपवास इन्होंने करा है, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का प्रायश्चित सामूहिक उपवास कर असंभव है। ये वो पार्टी है जिसे दिल्ली की जनता ने एंटी करप्शन प्लैंक पे चुना था। आज कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर इन्होंने घोटाला नहीं करा है। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, क्लासरूम घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, इतनी लंबी श्रृंखला बन गई है कि दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने सत्ता के मोह में मदमस्त हैं। 7 उम्मीदवार हैं बीजेपी के दिल्ली से, लेकिन स्पेशल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं सिर्फ बांसुरी स्वराज को लेकर आम आदमी पार्टी की।
मतलब कुछ तो बात है फिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इनकी रिसर्च टीम बहुत ज़्यादा वकील है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी वीक है। मैंने इनको 100 बार बोला है, आपके माध्यम से दोबारा अपील कर देती हूँ, 200 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए, बस एक बार मुझे फ़ोन कॉल कर लिया करिएगा, सारे तथ्य सारे ऑर्डर्स मैं आपको भेज दूंगी। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, 10 विधानसभा हैं, 10 की 10 आम आदमी पार्टी के पास हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। क्या ये चुनाव थोड़ा मुश्किल दिखता है आपको? ये नेशनल चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, इस पे नेशनल मुद्दे हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करती हूँ, और यहाँ पर जनता का भी रिस्पॉन्स मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर है। आइएगा कभी कैंपेन ट्रेल पर, देखिएगा। 2 मार्च से अब तक का जो आपका चुनाव कैंपेन है, आप कह रहे हैं कि बड़ा शानदार रिस्पांस मिल रहा है, आप जा रही हैं, लेकिन मुझे ये समझाइए कि जब गठबंधन में चुनाव हो रहा है, अजय माकन यहाँ से सांसद रहे, चुनाव जीता उन्होंने, अब वो गठबंधन में है, 2014 का जो वोट परसेंटेज है वो ये बताता भी है कि लगभग 50% के पास वोट शेयर था। गठबंधन कोई मुश्किल दिखाता है? गठबंधन के बावजूद आप देख लीजिएगा, हमें कम से कम 70% वोट पड़ेगा। 70% पक्का। क्योंकि आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सौगंध खाई थी अपने बच्चों की कि वो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने यू टर्न कर और गठबंधन कर लिया तो जनता का उन पर विश्वास उठ गया। एक समय था जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक कलर की डायरी या नोटबुक झलकाते थे, कहते थे 500 करोड़ का करप्शन का क्लब है। उस डायरी में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं के नाम लिखे थे। आज आम आदमी पार्टी जो सर से लेकर पांव तक डूबी हुई है भ्रष्टाचार में, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी की ही परछाई बन गई है भ्रष्टाचार में। दिल्ली की जनता केवल त्रस्त ही नहीं है, उनका विश्वास उठ गया है, और इसीलिए इस गठबंधन को जो स्वार्थ की धुरी पर टिका हुआ है, इसको मैं चुनौती नहीं मानती। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, सीधा सीधा कांग्रेस को आप गिनती नहीं है मुकाबले में? जी, वो एक साथ हैं, एक साथ हैं, तो इंडिया अलायंस के सामने है, लेकिन मैं आपको सच कहती हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। प्रधानमंत्री मोदी एज ए ब्रांड, एज ए विजन, क्योंकि उनके नाम पर आप सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 टर्म्स जो हैं वो हो चुके हैं, तीसरी बार वापसी के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि वापसी होगी? और आप तो प्रचंड वापसी की बात कर रही हैं। बिल्कुल प्रचंड वापसी की बात कर रही हूँ। अब की बार 400 पार नारा नहीं है, संकल्प है, और भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगा। मैंने कहा ना, बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक तो वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देख, जो जो कहा वो किया, धारा 370 हटाई, CAA लेकर आए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जहां से 33% आरक्षण हमारे देश की मातृशक्ति को विधानसभा और पार्लियामेंट में मिला। एक एक वचन जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो पूरा करा। दूसरी तरफ एक विकसित भारत का जो संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं। आपको याद होगा, एक समय था जब आप सरकारी दफ्तर या बैंक जाते थे, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल से तीसरी टेबल जाती थी। पहली बार है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार चलकर आपके द्वारे आ रही है, और सारे के सारे काउंटर वहीं लगे हैं। आपको आधार चाहिए, काउंटर वहीं है। आपको PM स्वनिधि चाहिए, काउंटर वहीं है। आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वहीं है। आपको निःशुल्क अगर अपनी जांच करानी है स्वास्थ्य की, काउंटर वहीं है। गुड गवर्नेंस अकेले नहीं, ईज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, ये भी दी है मोदी जी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, तीसरी बार वापसी निश्चित है। नई दिल्ली क्षेत्र में जब आप घूम रही हैं, तो क्या कुछ अभी तय किया है कि जीतने के बाद, जीत जाती हैं, प्राथमिकता क्या रहने वाली है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए, जो ड्रीम कुछ आपका हो कि ये एक प्रोजेक्ट के तौर पर मुझे नई दिल्ली में शुरू करना है? 2 बातें हैं। एक तो जैसे हमने आयुष्मान भारत का जिक्र किया, देखिए 5 लाख का मुफ्त हेल्थ कवर मिलना पूरे भारत को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। पक्के मकान PM आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा
पक्के मकान मोदी जी ने लोगों को दिए हैं। पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस योजना को यहाँ पर लागू नहीं होने दिया दिल्ली में। तो एक तो ये मुहिम चलाऊंगी, अगर कोर्ट जाना पड़ा तो वो भी करूंगी, लेकिन जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनको दिल्ली की जनता कर पहुंचा के मानूंगी। और दूसरा, अगर पेट प्रोजेक्ट की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और लखपति दीदी से। मुझे लगता है कि यूथ और महिलाओं का अगर आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो पूरे राष्ट्र का सशक्तिकरण होता है। तो एक स्टार्टअप हब के बारे में सोचा है, जहाँ पर आप एक आइडिया मात्र ले आइए, उसके बाद उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए जो जो ज्ञान आपको चाहिए, जो जो रास्ते आपको चाहिए, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा एक छत के नीचे, कि किस तरह क्या कंप्लायंसेस होनी चाहिए, आपको एंजल इन्वेस्टर्स के लिए कैसा डेक बनाना चाहिए, सब कुछ। क्योंकि क्या होता है, बच्चों के पास आइडियाज बड़े गजब के होते हैं, लेकिन फिर उनको ये नहीं पता होता अब क्या। तो अब क्या, अरे स्टार्टअप हब में आइए, सारा का सारा आपको बताएंगे अगले स्टेप्स क्या हैं। जब इस तरह के आप ड्रीम्स की बात कर रही हैं तो यूथ कनेक्ट करना, और आप खुद युवा नेता हैं, यूथ किस तरह कनेक्ट हो पा रहा है आपसे? अभी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं नव मतदाता और युवा मतदाता दोनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। जो आपने बातें की तमाम दिल्ली की राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर, सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में एक आखिरी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से थी, उसके बाद बीजेपी का वनवास इतना लंबा क्यों हो गया, क्या समझ आता है आपको? 2025 में देख लीजिएगा, मरुभूमि में कुंज खिलाएंगे। जो 15 और 20 में नहीं हुआ 25 में हो जाएगा, भरोसा कर रही हैं? क्यों नहीं, नेवर से नेवर, कुछ भी असंभव नहीं है। 2025 में दिल्ली में कुंज खिलेगा। दिल्ली में कुंज खिलेगा, मैं आपकी इस बात को मानते हुए आगे बढ़ता हूं। मुझे ये बताएं कि जब देश की राजनीति की बात हो रही है, महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, युवाओं की भागीदारी की बात हो रही है, क्या ये विजन बीजेपी के पास ज़्यादा क्लियर है और पार्टियों के मुकाबले युवाओं की भागीदारी को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात करते हैं, आप ये देखिएगा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं। और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने पारित करा, वो अभी लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की बात करिए, एक नहीं बल्कि दो मातृशक्तियों को फील्ड में उतारा ना, मुझे और मेरी बड़ी बहन मेरी आदरणीय कमलजीत सहरावत जी भी। इसी तरह यूथ लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, युवा जुड़ा हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी लगता है कि मोदी जी मिलेनियल से ज्यादा मिलेनियल हैं और जेनजी से ज्यादा जेनजी हैं। आपने उनका इंटरव्यू देखा है बिल गेट्स के साथ? अरे मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे लगता है भारत के हर युवा को वो जरूर देखना चाहिए, इतना ज्ञानवर्धन होगा। किस तरह मोदी जी टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी की बात करते हैं, देखिए महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल एग्रीकल्चर में, कृषि गतिविधियों में हमेशा रहा है, लेकिन जब आप उनको ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देते हैं तो आप केवल ये नहीं कर रहे कि तकनीक उनके हाथ में दे रहे हैं और आप उनका आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं कर रहे, आप सामाजिक सशक्तिकरण भी कर रहे हैं। एक टेक्टोनिक शिफ्ट होता है साइकोलॉजी में, जब वो बेटी जाके ड्रोन उड़ाती है, उसका आप देखिए एक पूरा सामाजिक सशक्तिकरण होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसका क्या बनता है। इसी तरह यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, भारत अकेला देश है जो 46% ट्रांजैक्शन पूरे विश्व में डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शन वो अकेले भारत में हो रहे हैं। भारत इज अ वर्ल्ड लीडर। इसी तरह कोविड में आप जानते हैं कि विश्व की फार्मेसी भारत बना, भारत में बनी हुई वैक्सीन उन्होंने मुफ्त में वितरित करी भारतीयों को और जीवन दान दिया। ये विजन है, these are revolutionary visions। 16 साल आपको हो गए वकालत करते हुए, 17वां लग गया, 17वां साल लग गया है। इस 2 मार्च से अब तक क्या समझ आया, वकालत मुश्किल है या राजनीति करना? मुश्किल दोनों में से कुछ नहीं है, अथक परिश्रम की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में होती है। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ
कि भगवान ने हिम्मत भी दी है और अवसर भी दिया है कि वकालत और राजनीति दोनों में मेहनत कर सकती हूँ। क्या लाइटर नोट पर मैं ये समझ सकता हूँ कि वकीलों का सक्सेस रेट राजनीति में इतना अच्छा क्यों है? ये पत्रकार बताएं। और आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी वकील हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया दलीलों वाला। जी, अभी तक तो दलीलों वाला पे नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा उनकी रिसर्च टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी तक तो वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। बांसुरी स्वराज को लेकर एक परसेप्शन है कि जैसे मैंने पहले कहा, छवि है, वो अंदाज है, और सुषमा जी की बेटी हैं, वो लेगेसी। आप तो कह रही हैं कि उसे उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, लेकिन पर मैं सुषमा जी की बेटी हूँ, परसेप्शन नहीं है, फैक्ट नहीं, ये तो फैक्ट है, यही मैं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। परसेप्शन की राजनीति में, माहौल की राजनीति में, चर्चा में बांसुरी स्वराज इस वक्त आगे हैं औरों से। मैं परसेप्शंस पे नहीं जाती, ना स्पेकुलेशंस पे जाती हूँ। वकील हूँ, तथ्यों पे बात करती हूँ। तथ्य ये कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जिस तरह से उन्हें घेर रही हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी इमेज खराब कर रही है। हमें करने की जरूरत नहीं है, उनकी इमेज खुद ही बिगड़ी हुई है। मैनिफेस्टो में ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि आप पीछे पड़ गए हैं? सब केवल और केवल स्टेटमेंट हैं। आज तक कोई वचन पूर्ति करी है? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। मैं अंत में, हालांकि व्यक्तिगत प्रश्न मैं करने से बच रहा था, लेकिन ये लोगों की जो भावना है वो ये कि क्योंकि आपने भगवान कृष्ण की बात की और उनके लिए कहा जाता है ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सुषमा जी का वो जो ट्वीट है 6 तारीख का कि मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी, लोगों ने बड़े प्रश्न पूछे। ये दैवीय संयोग था, ये पूर्वाभास था, ये क्या था, ये कैसा कनेक्शन था कि उन्होंने ऐसा देखा और फिर ये हुआ? बस इतना जानती हूँ कि उस दिन बहुत खुश थी, और इसी बात को लेके अपने मन को सांत्वना देती हूँ कि कृष्ण जिस दिन उनको चुरा कर लेके गए, उस दिन मेरी माँ बहुत खुश थी। तो कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा के साथ ये जीवन चल रहा है। बिल्कुल, संबल ही केवल कृष्ण का है। एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। मैंने तो केवल अपने कान्हा को साध रखा है। हमने राम भद्राचार्य जी को सुना आपके बारे में, उस दिन संयोग से मैं वहीं था। अच्छा। जब आप वहाँ थी, और हमने प्रधानमंत्री को भी सुना। सब कहते हैं कि आपके अंदर वो झलक दिखती है, बड़प्पन है उनका। चलिए बांसुरी जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज। अगले कार्यक्रम में एक और प्रत्याशी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।